नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए इसको आप देख सकते हैं। आपको इसमें पूरा का पूरा जैक बोर्ड की फीलिंग आने वाली है और इसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है वो सब भी सीखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिलेंगी। इसके पहले के अगर आपने जो मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर, अगर वो सब देखा हुआ है तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा होने वाली है इसमें। लेकिन कई सारे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में कुछ और काफ़ी हद तक के नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मेरा भी मनोबल आगे आपको वीडियो लाने के लिए बनता रहे। बस इतनी सी ही बात है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो 19वीं सदी के दौरान जो यूरोप में आपका जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसने ही राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो 14 जुलाई 1789 यानी कि 1789 में हुआ था। इसमें से कोई ऑप्शन है सही नहीं दिख रहा है, आप इसको सही लिख लीजिएगा। 14 जुलाई 1789, राइट। सो ये आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए, राइट। तो देखिए उसने जो है जन पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया था और प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बनाया। इसका मतलब है कि इनमें से सभी आपका ये सही हो जाएगा। ये सारे कदम उसने उठाए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए 1917 में जो गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो आपको बताना है कि खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है गुजरात राज्य में आपका खेड़ा जिला जो है वो स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर देखिए बच्चों कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया ये आपको बताना है। तो आंसर है संवैधानिक व्यवस्था की जो कार्यशैली है उसका अध्ययन करने के लिए आया था। तो आंसर सही हो जाए, तीसरा वाला सही हो जाएगा कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी द वर्किंग स्टाइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है आपका 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। सो आंसर आपका बन जाएगा 2 नंबर का 1919 ईस्वी। 7 नंबर देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1929 ईस्वी से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही हो जाएगा। रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट जो है एक पशु रोग था, ये पशु महामारी थी, राइट। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कैटल डिजीज थी, पशु रोग, ये एक महामारी थी, राइट, जो कि पशुओं में लगती थी। अभी ये खत्म हो चुकी है पूर्णतः कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाप के इंजन का आविष्कार सभी को पता है कि जेम्स वॉट ने किया था, पहला वाला सही हो जाएगा। कोस्टिस कौन थे? हु वर कोस्टिस? सो बुनकरों का एक समुदाय, बुनकर सूती वस्त्र बुनकर। एक्चुअली ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ये जो है आपके बुनकर थे, ऐसे बुनकर जो कि रेशम और जो कॉटन हुआ करते थे, इन दोनों धागों से बनने वाले जो वस्त्र थे इनको बुनाई करते थे। तो अब इसमें आई थिंक दूसरा भी करेक्ट बन सकता है और तीसरा भी करेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर आप फिर भी प्रीफर हम कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? एक चीज बच्चों आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन आप बताइएगा हमको भी कि कौन सा इसमें ज़्यादा सुटेबल आंसर बनेगा, 2 नंबर वाला बनेगा या फिर 3 नंबर वाला। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप खुद से भी थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें 2 नंबर सुटेबल होना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग जरूर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चाइना में सबसे पहले डेवलप हुई थी ये आपकी मुद्रण तकनीकी यानी प्रिंटिंग
टेक्नोलॉजी जो है फर्स्टली जो है स्टार्ट हुई थी कहाँ, चाइना में, वहाँ डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी उन्होंने पुस्तक भी लिखी जिसमें जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो जाति प्रथा किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले की ही रचना है गुलामगिरी, उन्हीं की पुस्तक है गुलामगिरी, राइट। तो आंसर कौन सा? पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या हैं? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए बच्चों की संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन परत अवक्षय, ये भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से सभी ये सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों की वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वैल्यूएबल माना गया है? तो जो आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, उनको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको टांका बोला जाता है, राइट। सो ये आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। 17 रबी फसल का उदाहरण नहीं है, ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है। तो गेहूं रबी फसल का उदाहरण है, सरसों भी उदाहरण है, चना उदाहरण है। ये चावल जो है रबी फसल नहीं होती, ये खरीफ की फसल होती है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, किस फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा जूट। जूट जो है गोल्डन कलर का होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो माइका में जो है इसका अग्रणी उत्पादक है ये अभ्रक का, जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। जो झारखंड स्टेट में जो आपका कोडरमा स्थित जिला है वहां पर माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा माना जाता है? तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किसे माना जाता है? तो लौह अयस्क आयरन ओर को जो है माना जाता है किसके रूप में? औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो जो एटॉमिक पावर होती है, न्यूक्लियर पावर होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में हम लोग यूरेनियम और थोरियम नाम के जो मिनरल्स हैं उनका यूज करते हैं। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, यूरेनियम एंड थोरियम। क्वेश्चन नंबर 23, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? राइट, तो मानव के स्वास्थ्य पर डालता है, पौधों पर भी डालता है, पशुओं पर। इसका मतलब है कि इनमें से सभी ये ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर का। 24 क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? सो सोशल डिवीजन वाज मोस्टली बेस्ड ऑन, सो इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन डेथ, मोस्टली बेस्ड ऑन बाय बर्थ, राइट। जन्म पर यह आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए 25 है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबको, हमारे सभी बच्चों को पता होना चाहिए, केरल में मृत्यु दर, जो शिशुओं की मृत्यु दर है वो सबसे कम है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पोखरण है जहां पे भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में है? तो पोखरण हमारा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसे कहते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? तो वो आरबीआई का जो मुख्य कार्य होता है वो क्रेडिट कंट्रोल का काम होता है, साख नियंत्रण। इन दिए गए चारों में से और भी काम होते हैं, लेकिन इन चारों में से आपका ये वर्क आपका 3 नंबर पे जो है साख नियंत्रण, जिसे क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, ये सही होगा। क्वेश्चन 28 देखिए, निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ये इसके पड़ोसी देश हैं सब आसपास के। सो इसमें इन सब में सबसे ज्यादा अच्छा जो है श्रीलंका का विकास दर है, राइट। विकास के संदर्भ में सबसे बेहतर कौन है? श्रीलंका। 29 देखिए, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये हमारा कास्ट सिस्टम जो होता है, वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, उस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 30 नंबर का क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं? तो आंसर देखिए पहला भी होगा सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। तो इनमें से सभी ये आपका सही आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 6 क्वेश्चन इनमें से करने हैं, हम सभी करेंगे और 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। तो देखिए होशे किसे कहते हैं, सभी हम लोग 31, 32, 33, 34 सबको देखेंगे। 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए, होशो क्या आता है? दक्षिण अमेरिका के एक देश त्रिनिदाद में पाए जाने वाले, आई थिंक ये अमेरिका नहीं अफ्रीका होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका है, राइट। तो दक्षिण अफ्रीका के एक देश त्रिनिदाद में पाए जाने वाले मुहर्रम के उत्सव को होशे कहा जाता है। होशे एक्चुअली इमाम हुसैन के नाम पर होशे उसको बोला जाता है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 31। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ये है हमारा क्वेश्चन, स्थापना किसने और कब की? तो आंसर में लिखेंगे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम के राष्ट्रीय नेता हो चिन ने 1930 ईस्वी में की। इसका नाम इंडो ज्यू कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत लिखिए। परंपरागत का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनका हमको नाम लिखना है। तो कोयला और पेट्रोलियम बहुत दिनों से यूज हो रहा है, सो आंसर हो जाएगा कोयला एंड पेट्रोलियम। आप और भी लिख सकते हैं, उपले वगैरह भी यूज होते हैं। तो जो पुराने टाइम से यूज होते चले आ रहे हैं जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उन्हीं का नाम लिखना है। हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है, कोयला और पेट्रोलियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखिए, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण देना है। देखिए, व्हाट आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, राइट, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इट। सो जो जिनको हम लोग दोबारा रिन्यू ना कर पाए वैसे संसाधन क्या कौन से हैं? तो इनको इसका आंसर देना है। अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए 35 नंबर का आंसर जो लिखना है वो कि मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम या कानून लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सूचना में बड़ी यू की मात्रा रहेगी। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी जो है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। और खास बात यह है कि यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते हैं। तो विचार नहीं पूछ सकते, उसके अतिरिक्त हम लोग सारी जानकारी इसके तहत, इस कानून के तहत ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार्टर सिस्टम, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लिए लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तुओं के लिए, राइट, वस्तुओं के लिए लेन देन जो होता है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अर्थात इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले वस्तुएं ही खरीदी जाती हैं। ये आई होप कि आपको ये इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखिए, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य? व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरलाइजेशन, राइट। सो उदारीकरण से क्या मतलब है? तो देखिए 37 में लिखेंगे, उदारीकरण का अर्थ है बाजार को मुक्त करना, अर्थात उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना। तो इतना ही, जैसे ही आपका क्वेश्चन है वैसे ही आंसर लिखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखिए बच्चों, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? व्हाट आर द रीजनल पार्टीज कॉल्ड, राइट। सो आंसर लिखेंगे, क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में ना होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में होता है, राइट। तो इतना सा आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से हमने वेरी शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से आपको कोई 6 का आंसर देना है जो कि 3-3 नंबर के सभी रहने वाले हैं। देखिए 39 का जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करनी है। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों को नियुक्त किया ताकि वे दलालों और व्यापारियों को समाप्त कर सकें और व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त कर सकें। गुमास्तों ने बुनकरों को सीधे खरीदारों से संपर्क करने से रोका। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेशम और सूती वस्त्रों की लगातार आपूर्ति मिलती रहे ताकि वह अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहती थी और इसीलिए भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए गुमास्तों की नियुक्ति की गई। ठीक है डियर, तो इतना हम लोगों को ये आंसर लिखना है 39 का। अब बढ़ते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण देने हैं। इतिहास यानी जो पिछले बीती हुई घटनाएं हैं उनसे कोई 2 उदाहरण देने हैं। तो देखिए 40 नंबर का आंसर लिखा हमने, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। पहला काफी इंपॉर्टेंट है कि मांस का निर्यात, राइट। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को देखने के लिए मांस व्यापार सबसे अच्छा उदाहरण है। तकनीकी के अभाव में जीवित जानवरों का निर्यात किया जाता था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी तथा इसमें अनेक समस्याएं थीं, जैसे जानवरों का वजन कम हो जाना, मार्ग में उनका बीमार पड़ जाना अथवा मर जाना इत्यादि। परंतु तकनीकी के विकास ने जहाजों को ठंडा रखना आसान बना दिया, राइट। फलस्वरूप जानवरों के स्थान पर अब उनका खाने योग्य मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे परिवहन खर्च में कमी आ गई और विदेशों में मांस सस्ता मिलने लगा। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, राइट। सेकंड पॉइंट की विभिन्न खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान। तकनीकी विकास से पूर्व विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आत्मनिर्भर थे, परंतु तकनीकी विकास से परिवहन के साधनों का तेजी से विकास हुआ। इस कारण लोग विभिन्न देशों में आने जाने लगे। वे अपने साथ विभिन्न प्रकार की फसलें ले जाते थे। उदाहरण के लिए आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर आदि यूरोप और एशिया में अमेरिका महाद्वीप से आए, राइट। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए बच्चों की गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द ग्लोबल जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लिखने के लिए। देखिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए। तो देखिए पहली बात क्या होनी चाहिए, तापमान, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। गन्ने की कृषि के लिए उष्ण यानी कि शुष्क तथा आर्द्र नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक तापमान इसके वर्धन यानी कि वृद्धि विकास के लिए नुकसानदायक होता है और कम तापमान इसके विकास को रोकता है। यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ भी नहीं होती। पकने पर इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए आमतौर पर देखा होगा आपने कि जब गन्ना तैयार होती है तो वो आपका ठंडी के टाइम पर यानी कि ठंड मौसम जब होता है सर्दियों के दिनों में ही वो कटती है। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका वर्धन यानी कि उत्पादन सबसे बेहतर होता है। बहुत अधिक वर्षा होने पर इसकी मिठास की मात्रा कम हो जाती है, ये ध्यान देना बच्चों, काफी अच्छा पॉइंट है। अगला है मृदा कैसी होनी चाहिए। इस पौधे के लिए यानी ये जो पौधा है गन्ने का पौधा, उसके लिए हल्की दोमट या फिर लाल दोमट जैसी विभिन्न मृदाओं में उगाया जाता है इसको। लेकिन जो सबसे बेहतर मृदा होती है वो गंगा के मैदानों वाली जो जलोढ़ मृदा होती है, वो दक्षिण भारत की काली मृदा है, वो सबसे बेहतर मानी जाती है। गन्ना मृदा की उर्वरता को समाप्त कर देता है, राइट, और इसलिए अधिक उपज के लिए खाद का प्रयोग आवश्यक होता है, राइट। जो गन्ना होता है वो मृदा जिसे जमीन में जो भी आपका फर्टिलाइजर्स जो भी पोषक तत्व रहते हैं, गन्ना जिसमें बोया जाता है, चूंकि वो 1 साल की यानी वार्षिक फसल होती है, साल में एक बार जो है तैयार, 1 साल लग जाते हैं उसको तैयार होने में। तो साल भर जो एक ही खेत में रहता है तो उस खेत की पूरे जो पोषक तत्व होते हैं यानी उसकी उर्वरता, फर्टिलाइजेशन, उसकी फर्टिलिटी उसको खत्म कर देता है। इसलिए बाद में जो दूसरी चीज उपज के लिए डाली जाती है उसमें, तो उसके लिए हमको खाद का यूज करना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है कि उत्पादन का क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश गन्ने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। गंगा के मैदान में अन्य राज्य हैं जैसे बिहार, पंजाब तथा हरियाणा, यहाँ भी गन्ने का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हमको ये आंसर लिखना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, नहीं सॉरी 42 नंबर का क्वेश्चन, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करिए। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट।
सो आंसर इज यहाँ पे है आपका, देखिए 42, विकास में ऋण की भूमिका, हेडिंग डाल देंगे ऐसे, फिर लिखेंगे ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है जिससे बहुत से लोग विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज ले सकें। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं, ये सब रीजंस हैं, या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह ऋण से लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। ये सिंपल सा आपको आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप पॉज कर करके वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, एक बात आप फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। हम अगर आपके लिए इस तरह से इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ हमको भी मोटिवेट जरूर करते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, तभी आपको इसका लाभ होने वाला है, आपको इसका रिविजन बेहतर होगा और आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ MNC मल्टीनेशनल कंपनीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? MNC का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। सो आंसर यहाँ हम लोग लिखेंगे 43 का। देखिए यहाँ पे क्या है, हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। ये पॉइंट वाइज करके आपको सभी लिखना है। पहला पॉइंट में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। वे दूर स्थित बाजारों को एकीकृत करने के लिए स्थानीय और छोटे उत्पादकों के साथ मिलकर भी काम करते हैं। उनके प्रयास निवेश और वस्तुओं में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार करते हैं। बच्चों, आप ये जो आंसर है इनको आप लिख लीजिए, फिर अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तीव्र वैश्विक आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया, जिसे कभी कभी वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से राष्ट्र अधिक आपस में जुड़ जाते हैं, राइट। तो ये अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संचार को बढ़ावा दिया है। रेशम मार्ग ऐसा ही एक ऐतिहासिक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार के परिणाम स्वरूप पिछले 20 से 30 वर्षों में वैश्वीकरण में काफी वृद्धि हुई है बच्चों। अगला पॉइंट में लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन स्थल कई अलग अलग देशों में भी स्थित हैं। अगला पॉइंट में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विनिर्माण संयंत्रों के लिए ऐसे स्थान चुनती हैं जहां सस्ते, प्रचुर श्रम तक पहुंच हो, बाजारों के करीब हो और अनुकूल राजनीतिक माहौल होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो विभिन्न देशों में उत्पादन और बिक्री करके वैश्वीकरण को गति देकर विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़े रखती हैं, राइट। तो इतना सब काम करती हैं हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला है हम लोगों का 44। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है 44 का देख लेना है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है हमको एक्सप्लेन करना है। सो द वर्ड श्रैंक इन द 16th century, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, राइट। सो राइट आंसर हियर नाउ। सो आंसर इज 44 नंबर का। देखिए पॉइंट आउट करके हम लोग लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहता है। ये आंसर राइटिंग की काफ़ी बहुत ही बेहतरीन स्किल होती है बच्चों। अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट आउट करके लिखिएगा तो आंसर बहुत ही शॉर्ट दिखता है और बहुत ही बेहतर लगता है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी क्योंकि यह काल औद्योगिक क्रांति एवं उपनिवेशवाद से प्रभावित था। अगला पॉइंट लिखेंगे कि लोग गांव से पलायन कर काम धंधे की खोज में शहरों में विस्थापित होने लगे थे। यानी लोग जो थे वो गांव से पलायन करके काम धंधों की खोज में कहाँ जा रहे थे? शहरों में जाने लगे थे। शहरों में उनके रहने खाने एवं स्नान की अत्यंत ही संकुचित यानी कि बहुत छोटी व्यवस्था थी, कम जगह रहती थी। कई शहर नियोजित ढंग से बसे ही नहीं थे, अतः लोगों ने रहने के लिए चालों का सहारा, एक्चुअली चौल जो बोलते हैं, मुंबई वगैरह में आपने नाम सुना होगा, छोटे छोटे जो झोपड़ियां बना करके रहते हैं, टेंट के घर, तो वैसे छोटे छोटे चॉल्स का सहारा लेना शुरू किया। लंदन जैसे नियोजित शहरों में जनसंख्या एकाएक बढ़ गई। मुंबई जैसे अनियोजित शहर भी जनाधिक्य से संकुचित होने लगे, सिकुड़ने लगे, यानी कि वहां पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी तो शहर जो है आपका संकुचित महसूस होने लगा। अगला पॉइंट है कि नगर बस्तियां आदि अस्तित्व में आए, गाँवों की जनसंख्या नगण्य हो गई और लोगों ने काम एवं बेहतर सुविधा के लिए शहरों की तरफ रुख किया। तो ये आपका आंसर हो गया 44। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। देखिए कहाँ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा 45 क्या है, जल संसाधन से क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ हमको लिखने हैं। तो देखिए जल संसाधन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे,
45 में जल संसाधन हेडिंग डालेंगे। जल संसाधन पानी के स्रोत हैं जो मानव के लिए संभावित रूप से उपयोगी हैं। जल संसाधन कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, मनोरंजन और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से लगभग सभी उपयोगों के लिए ताजे पानी की जरूरत होती है। पृथ्वी का लगभग 3% जल ही मीठा है। 3% जल ही मीठा है जो कि हम लोग पी सकते हैं, पीने के रूप में यूज कर सकते हैं। जल संसाधन सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है और किसी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। पीने, नहाने, धोने, सिंचाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित कई तरह की चीज़ों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह जीवन का एक आवश्यक घटक है। तो ये सब इसके यूजेस हो गए और ऊपर हमने यहाँ जल संसाधन के बारे में दिखाया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए बच्चों, और इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो यहाँ वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन यहाँ लिखना था, एलियन लिखा हुआ है। सो बढ़ते हैं, ये हमारा जो 46 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, उसका आंसर लिखने के लिए तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक दलों की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं, यानी कि किन कारणों से ये हमारी जो आधुनिक जो राजनीति है वो नहीं चल सकती। तो देखिए क्या है कि नीतियों को बनाना, राइट, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र जो है, जो मॉडर्न लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र है, वो हमारे बिना जो है राजनीतिक दलों के नहीं चल सकता। तो यही आंसर में लिख रहे हैं, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा, इसलिए ये जरूरी है। अगला है कि सरकार की संदिग्ध उपयोगिता, सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले कोई उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए जरूरी है। अगला है प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। और अगला पॉइंट बच्चों लिखेंगे, जनमत बनाने के लिए। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है, राइट। तो इतना आंसर हमको लिखना पड़ेगा 46 का। अब बढ़ते हैं सेक्शन नेक्स्ट वाले में, जो लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन है, सेक्शन डी। इसमें सभी क्वेश्चन है 5 नंबर के, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर 46 किए हैं, ये आपका 47 होगा, 48 होगा, 49 होगा और ये 50 होगा, 51 होगा। यहाँ आपको 6 मिलेंगे, इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, कोई 4 आपको करना है। और यहाँ पे वो नंबर की मिसप्रिंटिंग है, आप इसको ऐसे ही एज्यूम करके चलिएगा। क्वेश्चन है देखिए ये 47 में कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 21, एक्चुअली ये आपका 47 नंबर है। उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, इसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कि नई तकनीकी मांगी थी, राइट, नई तकनीक मांगी थी और मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था। अगला रीज़न नेक्स्ट है कि मशीनें उतनी अच्छी नहीं थी जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। अगला जो है विक्टोरियाई ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। अगला पॉइंट है कि उद्योगपतियों को श्रम की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी परेशानी ऐसी कुछ नहीं हो रही थी। और पॉइंट क्या था कि बहुत सारे उद्योग में श्रमिकों की मांग मौसम के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। सो इसलिए हम लोग जैसे तो वहाँ पे जो उद्योगपति थे वो मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को ही ज़्यादा प्राथमिकता, प्रायोरिटी देते थे, राइट। ये एक्चुअली तकनीकी मांगी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको सही कर लीजिएगा, महंगी होगा, राइट, महंगी। नई तकनीकी क्या थी, महंगी थी, राइट डियर, ये मिसप्रिंट है। और देखिए अगला पॉइंट है कि बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जा सकते थे, राइट। अगला पॉइंट है कि बाजार में अक्सर छोटे डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी जो मशीनों से नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए उद्योगपति जो थे वो मशीनों के बजाय हाथों से काम वाले श्रमिकों को
ज़्यादा प्रीफर करते थे। और लास्ट पॉइंट कि ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, जो फिनिशिंग होती थी, डिज़ाइन बनावट जो होती थी, और उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता था। सो ये सब जो है कारण थे, जिन कारणों से जो उद्योगपति थे वो मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए अगला वाला है 48 नंबर पे, जो कि 22 यहाँ लिखा हुआ है। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दीजिए। राइट, तो 48 नंबर का आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए 22 में है, ये आपका 48 नंबर वाला है। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए निम्नलिखित सुझाव है। पहला क्या कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दूसरा, शपथ पत्र के माध्यम से अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और संपत्ति का ब्यौरा देना। अगला पॉइंट क्या है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। और क्या सुझाव होने चाहिए? राजनीतिक दल में महिलाओं को 1/3 टिकट जरूर मिलना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव होने चाहिए। और पॉइंट है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कि राजनीतिक दलों को अपने कामकाज को बेहतर ढंग से करने के लिए अपनाने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा जो 49 है, आई थिंक, हाँ 49 है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? तो ये हमको आंसर करना है। हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? सो चलिए देखते हैं इसका आंसर हमको क्या राइट करना है यहाँ पे। 23 नंबर का ये है हमारा 49 नंबर, राइट। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय है कि विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को हटा दिया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, जो अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के जरिए संभव हो सकती है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी में 3 उन्नति ने भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यदि वस्तुओं और सेवाओं को का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा, तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यकाल और कारखाने आसानी से स्थापित करने में सक्षम होंगी। आगे लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। अधिक निवेश व व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों की उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ है। इससे विश्व के देश एक दूसरे के और निकट आ रहे हैं। इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचा रहा है। अब ये हम लोग इस तरह से आंसर लिखे। आप क्या कर सकते हैं बच्चों की यहाँ से इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपका जैसे एक पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट आप चाहें तो यहाँ पर कट करके लिखिएगा, फिर यहाँ से कट कर दीजिएगा, फिर यहाँ से आप एक पॉइंट बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इसको पॉइंट वाइज आप बना करके लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? राइट, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? राइट, सो आंसर यहाँ हम लोग चल रहे हैं लिखने। तो देखिए यहाँ आंसर आपका है 24, ये यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। उष्ण का मतलब होता है शुष्क, जहां सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि देखिए कुछ खास बिंदु हैं। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। राइट, सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, जो तेल और गैस के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के स्रोतों को हम एक बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो सौर ऊर्जा है उसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने और यहाँ पंप लिखा हुआ है, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि करने में कर सकते हैं। तो ये खास पॉइंट है। और ये एक लास्ट पॉइंट है कि देश में बेकार पड़े बंजर जमीनों एवं सुदूर इलाकों का
व्यावसायिक उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन कारणों से भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनने की ओर अग्रसर है। तो ये हमारा रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। इस तरह से हमने लिखना है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर इस जो मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए वो ये है कि आपको यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। ये देखिए ये मैप दिया हुआ है। मैप में अलग अलग जगहें बनी हुई हैं। नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, फिर ये 5 है। आपको इन यहाँ 5 नाम दिए हुए हैं। एक है नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, ये लिखा हुआ है, एक्चुअली चंद्रपुर नहीं है, रावत भाटा और नरोरा, राइट। ये पांचों नामों में कह रहा है कि भारत के दिए मानचित्र रेखा मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्र, राइट, जो एटॉमिक है, एटॉमिक और थर्मल एनर्जी सेंटर्स हैं, वो दिए हुए हैं ये 5। इन पांचों को सही जगहों पर आपको लिखना है। मतलब कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, इन पांचों में से पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर वो आपको फिगर में यहाँ बना हुआ है। देखिए बच्चों, तो ये बना हुआ है, उसी जो 5 नाम आपको दिए हुए थे, उन्हीं पांचों में से ये कौन कौन जगहों पर आने वाले हैं। तो देखिए जो सबसे पहले ये पहला पोजीशन है, ये आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पे ये जो है आपका, ये है आपका नरोरा। ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश में जो आपका एटॉमिक या फिर जो है थर्मल पावर स्टेशन है, तो नरोरा एक एटॉमिक पावर स्टेशन है जो उस लोकेशन पे सिचुएटेड है। तो पहले में लिखेंगे नरोरा, जो कि क्या है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कहाँ पे स्थित है। ये एक्चुअली आपको सिर्फ नरोरा ही लिखना था। इतना मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया हुआ है ताकि आप थोड़ी सी अपनी जानकारी और रखिएगा। तो नरोरा में क्या है आपका, नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, तो बुलंदशहर जिले में है। और ये कैसा पावर स्टेशन है, तो एटॉमिक पावर स्टेशन है, राइट। तो सिर्फ आपको आंसर में अपने यहाँ नरोरा ही लिखना है। दूसरा जो दूसरे नंबर पे ये देखिए यहाँ पे है, ये जो जगह है ये एक्चुअली हमारा जो है राजस्थान का इलाका है, जो कि रावत भाटा जो है एटॉमिक पावर स्टेशन होता है, वो हमारा राजस्थान में है। राजस्थान का एक खास जिला है जिसको हम लोग, बहुत ही बढ़िया जिला है, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले में ये हमारा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन पड़ता है। तो फिलहाल आपको सिर्फ रावत भाटा ही लिखना है। 2 नंबर पे क्या आएगा, रावत भाटा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर वाले जगह को अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो ये झारखंड का इलाका है। झारखंड में एक जगह है चंद्रपुरा, जहां पर हमारा थर्मल पावर प्लांट है। तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि झारखंड के बोकारो जिले में पड़ता है। अब जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बगल में थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे हमारा जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, राइट। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है पावर स्टेशन पड़ता है, जो कि कोरबा जिले में ही आता है। तो लिखेंगे 4 नंबर पे कोरबा, राइट। कोरबा एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, छत्तीसगढ़ जिले, छत्तीसगढ़ राज्य का, राइट। लास्ट में जो है ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये तमिलनाडु जो स्टेट है, वहाँ पे एक कुडालोर एक जिला है, वहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसका नाम है नवेली। सो नवेली थर्मल पावर स्टेशन आपका 5 नंबर पे बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस जो मॉडल पेपर का देखा। आई होप कि काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे बच्चे हमारे, और पसंद भी कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में और आपको काफ़ी ये वीडियो मददगार साबित हो। इसी उम्मीद के साथ आपके लिए ये सब वीडियो लेकर के आते हैं, ये मेहनत करते हैं इतनी हम भी। तो मिलेंगे जल्द ही बच्चों, और आपके साथ में एक कुछ खास नया मॉडल पेपर या फिर कुछ क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।